नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 2001 की। वो दिन जब भारतीय संसद पर हमला हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने बहुत कुछ बदल दिया। जी, बिल्कुल। एक बेहद अहम और दुखद घटना भारतीय इतिहास में। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ठीक है। ये सोचने में भी अजीब लगता है कि एक सफेद एम्बेसडर कार जिस पर गृह मंत्रालय का वो भी नकली स्टिकर लगा हो जी, और वो सीधे संसद भवन परिसर में घुस जाए। यहीं से सब शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल। वो सुबह का वक्त था, करीब 11:30 बजे होंगे, 13 दिसंबर 2001। 11:30 बजे। जी। और ये कार जिसमें 5 आतंकवादी बैठे थे वो गेट नंबर 12 से अंदर दाखिल हुई। उनके पास हथियार भी थे, काफी सारे। कैसे हथियार? उनके पास AK-47 राइफलें थीं, हैंड ग्रेनेड्स थे और भी विस्फोटक सामान था। बाप रे। और उनका इरादा क्या था? क्या करना चाहते थे वो? जैसा बाद में जांच से पता चला, उनका प्लान बहुत भयानक था। वो सदन की कार्रवाई के दौरान अच्छा। अंदर घुसना चाहते थे। उस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो काफी सांसद, मंत्री सब अंदर मौजूद थे। तो वो सीधे नेताओं पर हमला करना चाहते थे। जी हाँ, उनका मुख्य निशाना वही थे। एक तरह से पूरे देश के नेतृत्व को निशाना बनाने की कोशिश थी ये। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका। बिल्कुल। जैसे ही वो अंदर घुसे और गोलीबारी शुरू हुई, दिल्ली पुलिस, CRPF के जवान और पार्लियामेंट के अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, हाँ, पार्लियामेंट वॉच एंड वोट स्टाफ। जी, वो सब तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने फौरन मोर्चा संभाला। और फिर मुठभेड़ हुई। हाँ, करीब आधे घंटे तक, शायद उससे कुछ ज्यादा ही, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। आधा घंटा संसद परिसर के अंदर? जी, और इस मुठभेड़ में वो 5 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने उन्हें सदन के अंदर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी सुरक्षा बलों की। उन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही होने से रोक ली। यकीनन। उस वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी, सोनिया गांधी, कई बड़े नेता संसद भवन के अंदर ही थे। सोचकर भी डर लगता है। जी, लेकिन इस बहादुरी की, इस कामयाबी की एक कीमत चुकानी पड़ी हमें। हाँ। कितने लोग शहीद हुए थे? इस हमले में दिल्ली पुलिस के जवान, CRPF के जवान, संसद के सुरक्षाकर्मी और एक माली भी थे। अच्छा, एक माली भी? हाँ, कुल मिला के 9 सुरक्षाकर्मी और वो माली, यानी 10 लोग शहीद हो गए। 10 जाने गई हमारी तरफ से। जी। और करीब 16 लोग घायल भी हुए थे। ये उन वीरों का बलिदान था जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को बचाया। बिल्कुल। अच्छा, फिर इस हमले की जांच हुई होगी। क्या निकल कर आया उसमें? कौन थे ये लोग? जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिया गया था। हाँ, स्पेशल सेल। जी। जांच में जो सबूत मिले, उनसे ये बात सामने आई कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों का हाथ था, खासतौर पे लश्कर-ए-तैयबा यानी LET और जैश-ए-मोहम्मद यानी JM। LAT और JM पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स। जी हाँ। उन पर ही इस पूरी साजिश को रचने और इसे अंजाम दिलवाने का आरोप लगा। और इस केस में जहां तक मुझे याद है, अफजल गुरु की गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ बिल्कुल। अफजल गुरु का नाम सामने आया था। उस पर आरोप था कि उसने इन हमलावरों को यहाँ दिल्ली में लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। लॉजिस्टिकल सपोर्ट मतलब? रहने की जगह, आने जाने में मदद, इस तरह की चीजें। जी बिल्कुल। रहने का इंतजाम करना, उन्हें लाने ले जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराना, इस तरह की मदद पहुंचाने का आरोप था। और फिर केस चला लंबा। हाँ, कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चली। पहले 2002 में स्पेशल पोटा कोर्ट ने अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई। पोटा यानी वो आतंकवाद निरोधक कानून जो तब लागू था। या बरकरार रखा। और फिर दया याचिकाएं भी हुई। हाँ, कई दया याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन वो सब खारिज हो गईं। और आखिरकार 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस फांसी पर भी काफी बहस हुई थी उस समय, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। जी, वो एक अलग बहस है जो उस वक्त काफी तेज थी। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बात। हाँ। लेकिन इतना बड़ा हमला, इसका असर तो भारत पाकिस्तान रिश्तों पर भी बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो इन आतंकी गुटों को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें पनाह दे रहा है। हाँ, ये आरोप तो हमेशा से लगते रहे हैं। जी, लेकिन इस हमले के बाद ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों देशों के बीच तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। 2001-2002 में हालात इतने बिगड़ गए थे कि ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया। ऑपरेशन पराक्रम, ये क्या था? इसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं का भारी जमावड़ा कर दिया था बॉर्डर पर। लाखों सैनिक आमने सामने तैनात थे। जंग जैसे हालात बन गए थे।
बिल्कुल युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे। हाँ, लगभग। बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, खासकर अमेरिका ने काफी दखल दिया, तब जाकर तनाव थोड़ा कम हुआ। और पाकिस्तान पर दबाव पड़ा होगा इन ग्रुप्स पर कार्रवाई करने का। जी, पाकिस्तान को एलईटी और जेएम जैसे संगठनों पर कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी। हालांकि वो कितनी असरदार थीं, इस पर हमेशा सवाल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं देश के अंदर। इस हमले के बाद सुरक्षा को लेकर क्या बड़े बदलाव हुए? संसद की सुरक्षा तो यकीनन बहुत बढ़ाई गई होगी। ओ बिल्कुल, संसद की सुरक्षा व्यवस्था तो मतलब पूरी तरह से बदल दी गई। अब वहाँ बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स हैं, सांसदों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, हाँ, वो तो दिखता है। निगरानी के लिए बहुत एडवांस्ड कैमरे और दूसरे उपकरण लगाए गए, अंदर जाने के नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए। और कानूनी स्तर पर आतंकवाद से निपटने के कानूनों पर भी असर पड़ा। हाँ, उस समय पोटा कानून तो था ही, उसे और मजबूत करने की बात हुई। हालांकि बाद में मानवाधिकारों की चिंताओं को देखते हुए 2004 में यूपीए सरकार ने उसे निरस्त कर दिया था। हाँ, वो खत्म हो गया था। लेकिन इस हमले के बाद जो एक और अहम चीज हुई वो थी खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देना, ताकि ऐसी घटनाओं को पहले ही रोका जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं था, ये तो सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र पर, उसकी आत्मा पर हमला था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी सोच के लिए एक तरह का वाटरशेड मोमेंट था, एक निर्णायक मोड़। इसके बाद चीजें बदली। जी, इसने कई बुनियादी बदलावों की नींव रखी, जिनका असर हम आज भी देखते हैं। और ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि जो सीमा पार से आतंकवाद का खतरा है वो हमारे संस्थानों के लिए कितना बड़ा और लगातार बना रहने वाला चैलेंज है। सही बात है। 2001 के उस हमले से हमने जो सबक सीखे वो आज की सुरक्षा रणनीतियों के लिए कितने जरूरी हैं, इस पर सोचते रहना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है।